Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है और आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे। ये टॉपिक जो है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले जो कोरिलेशन आपने कैलकुलेट की थी वो टोटली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन थी। आज हम कोरिलेशन को क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और फिर इसकी जजमेंट करेंगे कि किस तरह अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव हो और हमने उसमें कैलकुलेशंस करनी है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि क्वालिटेटिव टर्म्स में और क्वांटिटेटिव टर्म्स में कोरिलेशन डिफरेंट होती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब क्वालिटेटिव टर्म में हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो रैंक्स की सूरत में होती है। इसी वजह से आज का टॉपिक जो है वो रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड है। तो चलिए बोर्ड की तरफ और आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। रैंक कोरिलेशन क्या चीज़ है, इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक्चुअली है तो ये कोरिलेशन ही जिसमें हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन को फाइंड करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रैंक्स। रैंक्स जो है वो क्या चीज़ है? देखिए, ये रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आपके पास जो भी पर्सनल्स, जो भी लोग अवेलेबल हैं, उनके डेटा का रैंक आपको अवेलेबल होगा, तो रैंक्स के अकॉर्डिंगली आप उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अब रैंक से क्या मुराद है ज़रा देखना आपने। फर्ज कर लें कि मेरे पास टेस्ट के एस्पेक्ट्स में कुछ फूड आइटम्स हैं, यानी फूड आइटम्स से क्या मुराद है कि जैसे मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ठीक है, एप्रिकॉट हो सकता है, कोई भी फूड आइटम है, उसको मैं ए बी सी से डिनोट कर देता हूँ। ए बी सी डी से 4 मेरे पास फूड आइटम्स हैं। अब हमारे पास दो पर्सन्स हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो पर्सन्स हैं और उनको कहा जाता है जी आप इसको टेस्ट करें और अपने टेस्ट के हिसाब से इनकी रैंकिंग कर दें। रैंकिंग करने का मतलब ये है कि आप ये बताइए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो सेंसेस हैं उसके मुताबिक कौन सा फूड आइटम या कौन सा जो फ्रूट है फॉर एग्जांपल वो सबसे बेस्ट है। तो जो सबसे बेस्ट होगा आप उसको रैंक कौन सा देंगे? 1। ठीक है, फर्ज कर लें एक्स पर्सन ये कहता है कि जी जो बी फूड आइटम है वो मुझे सबसे ज्यादा टेस्टी लगी है, इसलिए उसको मैं रैंक 1 दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे जो टेस्टी लगा दूसरे नंबर पर वो सी है। देन ए की बारी है और फिर ये 4। यानी इस तरह उसने क्या किया, अपने जो टेस्ट के मुताबिक जो फूड आइटम्स या फ्रूट्स उसके अवेलेबल थे उसने इसको रैंक कर दिया। फर्स्ट नंबर पे उसने बी फ्रूट को रखा, सेकंड नंबर पे उसने सी फ्रूट को रखा, थर्ड नंबर पर उसने ए को रखा और फोर्थ नंबर पे उसने डी को रखा। अब दूसरा पर्सन आया, उसने टेस्ट किया और फिर उसने अपनी जजमेंट दी और उसने कहा कि जी मैं जो है फर्स्ट नंबर पर सी को कहता हूं कि सी जो है वो मेरे मुताबिक यानी वाई के मुताबिक सी जो है वो सबसे बेस्ट था टेस्ट के एतबार से, उसने उसको रैंक 1 दे दिया। उसके बाद जो रैंक 2 था उसके नजदीक ए था, फिर रैंक 3 जो है उसने बी को दिया और 4 मैच कर गया डी के एतबार से। अच्छा, अब यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने वाली, वो क्या कि रियल लाइफ में जब हम ये लिखते हैं ना, जरा गौर से समझिएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब रियल लाइफ में हम इन नंबर्स को देख रहे हैं तो हम क्या चीज देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन याद रखिए रैंक्स में ये चीज उलट होगी। यानी अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में 5 किसी फूड आइटम को या किसी फॉर एग्जांपल सिचुएशन में एक स्टूडेंट को रैंक कर दिया गया नंबर 5 के ऊपर अमंग द 5 स्टूडेंट्स, तो वो इसका मतलब है वो सबसे लो है। सो रैंक्स में ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, इसीलिए ये बात की गई कि रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स के एतबार से जब आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो रैंक कोरिलेशन कहलाती है। लेकिन आपको रैंक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स नंबर्स की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी जो बंदा सबसे अच्छा है
उसको हाईएस्ट रैंक का मतलब यह है कि उसका रैंक अगर फर्ज कर लें 10 पर्सन्स हैं तो उसको रैंक 10 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। याद रखिए कि हाईएस्ट नंबर्स के अंदर हमेशा रैंक की जो इंडिविजुअलिटी है या जो उसका मॉड है वो हमेशा सबसे छोटा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अमंग द 5 पर्सन्स जिस पर्सन को 5th रैंक दिया गया है वो सबसे लो लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको रैंक 1 दिया गया है वो सबसे हाईएस्ट के ऊपर है। सो याद रखना है कि रैंक्स की सूरत में आपके पास जो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो जितना नंबर छोटा होगा, ये मेरे सेंटेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि यही सेंटेंस आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको अपने पेपर में नजर आएंगे। क्या मैं कह रहा था, जरा गौर से सुनिए दोबारा, कि जो नंबर आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा है एक्चुअली रैंक के एस्पेक्ट्स में वो सबसे छोटा है, और जिस पर्सन के पास या जिस इंडिविजुअल के पास नंबर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर है एक्चुअली वो रैंक के एतबार से सबसे ऊंचा है या सबसे वो बड़ा है। यानी आप इस तरह ये कह सकते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक है जी फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, ठीक है, एक है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद है मैनेजर, फिर उसके बाद है आपके पास कोऑर्डिनेटर, और देन है जी आपके पास पीएन, ठीक है। अब आपको सिचुएशन यहां पे क्लियर होती नजर आएगी। कैसे? देखिए, सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। और सबसे लोएस्ट रैंक के ऊपर कौन है? पीएन। क्यों? ऑर्डर है, हिरार्की क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सबको क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है और उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे काम करते हैं। फिर प्रेसिडेंट के बाद बारी आती है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद मैनेजर होता है और फिर मैनेजर जो है अपनी बात आगे कोऑर्डिनेटर को देता है और कोऑर्डिनेटर फिर अपनी सारी जो सिचुएशंस है उसको कंट्रोल करता है। और पीएन कौन होता है? जरा आप गौर कीजिए, रियल लाइफ में आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो रही होगी कि पीएन क्या होता है कि जिसने फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसने चाय सर्व करनी है, उसने पानी सर्व करना है, जो कोई गेस्ट आ जाते हैं उसने उसको डील करना है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जरा गौर से देखिए रैंक्स क्या बनेंगे। प्रेसिडेंट का रैंक 1 होगा, वाइस प्रेसिडेंट का रैंक 2 होगा, मैनेजर का रैंक 3 होगा, कोऑर्डिनेटर का 4 होगा और ये 5 होगा पीएन। ये है वो अंडरस्टैंडिंग कि जिसके तहत मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि जो जितने लोअर लेवल पर एग्जिस्ट करेगा नंबर्स के अंदर उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होगी। और अगर नंबर सबसे छोटा है, रैंक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि अगर रैंक्स के अंदर आपको नंबर सबसे छोटा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की या उस इंडिविजुअल की जो स्टेटस है या उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हाई है। इस तरह आपने रैंक्स को अंडरस्टैंड करना है और यही वो क्राइटेरिया है। याद रखिए, ये जो अभी मैंने आपको यहां पे एग्जांपल बताई है, इसी एग्जांपल को आपने अंडरस्टैंड करना है। एक ये वाली फ्रूट वाली एग्जांपल जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और फिर ये आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाली एग्जांपल। इसी एग्जांपल के एतबार से फिर हमने आगे अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होगी, क्योंकि फॉर्मूला इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो अभी हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर्मूला जो है इसके लिए यानी रैंक कोरिलेशन के लिए स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बताया गया, और वो क्या है जी? आर आर। ये आर आर का मतलब ये है कि ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पर लिख देता हूं कि आर तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ सबस्क्रिप्ट लगाया जाता है आर का दोबारा, और ये स्मॉल है, याद रखना आपने कि आर इज द कोरिलेशन, और अगर नीचे सबस्क्रिप्ट आर लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। आगे देखिए फॉर्मूला क्या है जी? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इस फॉर्मूले को भी अंडरस्टैंड कर लीजिए कि d क्या है?
D इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वाई आर, यानी x के रैंक्स में से y के रैंक्स को आपने माइनस कर देना, ठीक है। और d स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यूज उनके स्क्वायर कर लेंगे, ये बात यहां पर क्लियर होगी। x के रैंक्स में से, x की वैल्यूज में से नहीं, x के रैंक्स में से y के रैंक्स की वैल्यू माइनस कर देनी आपने, ठीक है, वो d आ जाएगा जिसको हमने कहा डिफरेंस। सो एक्चुअली फिर ये d क्या हुआ, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। d इज डिफरेंस ऑफ रैंक्स, यानी रैंक्स का डिफरेंस यहां पर आप मेंशन करेंगे। सो एक्स आर माइनस वाई आर क्लियर हो गया। अब आगे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास n है जी। n क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और याद रखिए जब आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो एक पेयर एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो जितने पेयर्स होंगे वो सारे के सारे काउंट करने के बाद n की जगह पर आप लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 है एंड सो ऑन। अच्छा, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि आमतौर पर मिस्टेक होती है। वो क्या होती है कि आप लोग जब फॉर्मूला याद करते हैं तो आप या तो इसी फॉर्म में करते हैं, लेकिन जब लिख रहे होते हैं पेपर के अंदर तो आप उसको क्या समझ लेते हैं, आप इस तरह लिख देते हैं 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। जरा गौर कीजिए क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि आपने पूरा न्यूमरेटर जो है वो डिफाइन कर दिया 1 माइनस के साथ। अब आपका आंसर गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। सो याद रखना है दिस इज रॉन्ग। 1 अलग है, ठीक है, और उसके बाद ये फैक्टर अलग है। अब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक करना है और जरा माइंड के अंदर लाइए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या थी। गुड स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली याद होगा, और मेरे नजदीक गुड स्टूडेंट वही है जो अपना काम इन टाइम करता है, रिवीजन साथ साथ करता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज करता रहता है। सो क्या था जी, रैंक कोरिलेशन के हवाले से हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कोरिलेशन के साथ इसका लिंक है। कोरिलेशन में यानी हमने जो चैप्टर नंबर 14 में कोरिलेशन पढ़ा था उसमें जो उसकी रेंज थी वो क्या थी, -1 से लेकर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन इक्वल्स टू +1। तो याद रखिए कि जब हम रैंक कोरिलेशन के अंदर आएंगे यानी r के साथ सबस्क्रिप्ट r लिखा जाएगा तब भी यही होगा, यानी -1 से वैल्यू कम नहीं होगी और +1 से आगे नहीं जाएगी आपके रैंक कोरिलेशन की वैल्यू। होप आपको यहां पर रैंक कोरिलेशन का जनरल आइडिया हो चुका होगा। अब हम इसको नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 6 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, यानी रैंक कोरिलेशन को आपने कैलकुलेट करना है। याद रखिए कि ये जो डेटा आपको दिया गया है ये रैंक्स की सूरत में नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो रैंक्स की सूरत में अवेलेबल होता है, तो फिर आपको दोबारा रैंक्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर उसने ये कहा है कि आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी वो जो कैलकुलेशंस हैं, 2 पर्सन्स जज एक्स और जज वाई थे वहां पर अवेलेबल और उनके सामने 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने ए बी सी डी ई और एफ की सूरत में उसको मेंशन किया हुआ है, यानी ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी और ई एफ, ये 6 स्टूडेंट्स थे। अब जरा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है तो आपको इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जज 1, जरा गौर से इसको विजुलाइज भी करना आपने कि जज 1 मतलब जज एक्स वो बैठा हुआ है और स्टूडेंट ए आता है उसके पास, या उसके पास उसका पेपर आता है और वो उसको 6.8 ग्रेड पॉइंट देता है। फिर स्टूडेंट बी का पेपर उसके पास आता है और वो उसको ग्रेड पॉइंट देता है 7.3। इसी तरह मार्किंग वो करते हुए आगे की तरफ जाता है और सी जो स्टूडेंट है उसको वो 8.1 ग्रेड पॉइंट देता है, डी को वो 9.8 ग्रेड पॉइंट्स देता है और ई को 7.1 और एफ को 9.2। इस तरह जज एक्स ने 6 स्टूडेंट्स की मार्किंग कर दी
और उसने जजमेंट दे दी कि ए को पॉइंट्स दे दिए, बी को, सी को एंड सो ऑन। अब वही उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो जज वाई के पास पहुंचे। अब उसने क्या किया, उसने जो जज एक्स था उसने ए को 6.8 ग्रेड पॉइंट्स दिए, लेकिन जो वाई था उसने थोड़ा सा चेंज किया, उसने कहा नहीं ये मेरे ख्याल से डिफरेंट बच्चा है, और उसने इसको 7.8 ग्रेड पॉइंट्स दे दिए। आमतौर पर ग्रेड पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, इसको हम आउट ऑफ 10 कंसिडर हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे देखिए कि उसने बी को, यानी आप गौर से देखें, कंपैरिजन करें जरा, कि जज एक्स ने बी स्टूडेंट को 7.3 पॉइंट्स दिए थे, लेकिन जज वाई ने उसको 9.4 दे दिए। यानी इसका मतलब है जज वाई के नजदीक वो ज्यादा बेहतर स्टूडेंट था, इसी वजह से उसने उसको पॉइंट्स ज्यादा दे दिए। एंड सिमिलरली ये सिचुएशन चलती रही। आप जरा गौर से देखिए, यहां पर भी चेंज है एक। वो क्या है कि जज एक्स ने जब उसका पेपर या उसकी असाइनमेंट थी वो देखी, तो एफ स्टूडेंट उसके नजदीक 9.2 एवरेज के ऊपर, ग्रेड पॉइंट एवरेज के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जज वाई ने उसी स्टूडेंट को 6.9 जो है वो ग्रेड पॉइंट्स दिए। अब यहां पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली जजमेंट करूं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, अगर सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान में कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहूं तो वो हो सकती है कि मैं सिंपल, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं, और चैप्टर नंबर 14 में आपने एक्स और वाई के डेटा के हवाले से कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया हुआ है। अब आज का टॉपिक ये कहता है कि नहीं, आपने इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना, आपने इनके रैंक्स बनाने हैं, और रैंक्स बनाने के बाद आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो मैं यहां पर आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया बताने लगा हूं बेटा, कि आपने सॉल्यूशन में तो डायरेक्टली ये नहीं लिखना, यानी सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली हम नेक्स्ट बोर्ड पर जब जाएंगे वहां से शुरू होगा, लेकिन आपने यहां पर सॉल्यूशन का, मैंने ये जो पोर्शन अब यहां पर फिल अप करने लगा हूं, वो मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने लगा हूं कि किस तरह आप रैंक्स को जनरेट करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको ये वाला पोर्शन फिल करने की जरूरत नहीं है, या यहां पर जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि रैंक्स को किस तरह बनाना है, तो वो आपको यहां करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जो बोर्ड नंबर 3 पर हम कैलकुलेशंस करेंगे, आप वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बताने लगा। वो कैसे, देखिए, रैंक्स आपने बनाने हैं। रैंक्स बनाने का मतलब है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले बोर्ड पर भी बताया था, कि जिसका रैंक सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब उसकी पोजीशन सबसे ऊंची है, लेकिन उसकी नंबर में वैल्यू सबसे कम होगी। अब आप जरा सोचिए कि अगर मैंने ग्रेड पॉइंट एवरेज के हवाले से अपना रैंक जनरेट करना है, तो किस स्टूडेंट को मुझे रैंक 1 देना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके पास नंबर्स यानी ग्रेड पॉइंट्स एवरेजेस अवेलेबल है, तो याद रखिए जिसकी ग्रेड पॉइंट एवरेज सबसे हाईएस्ट होगी वो रैंक 1 पर होगा। नंबर्स में वो सबसे कम है, यानी 1, उसको नंबर सबसे कम दे रहे हैं। पेपर में, असाइनमेंट में जिस स्टूडेंट ने ग्रेड पॉइंट एवरेज सबसे ज्यादा ली है उसको हम रैंक 1 रखेंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जिसका नंबर आता है उसको रैंक 2 रखेंगे, एंड इसी तरह अरेंज करते जाएंगे। तो सबसे अच्छा काम और जो इजी काम है वो क्या है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। यानी ये जो आपको डेटा दिया हुआ है इसको क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू, फिर उसके बाद लोएस्ट वैल्यू, देन लोएस्ट एंड सो ऑन। अब देखिए जरा, आप जज एक्स के ग्रेड पॉइंट्स को देखें तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, जरा चेक कीजिए। 6.8, 7.3, 8.1, 9.8, 7.1 और 9.2। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट नंबर 9.8 है, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया। तो जरा आप लोग खुद भी जज करें मेरे साथ और देखिए क्या ऐसा ही है। 9.8 से बड़ा कोई नंबर है आपको नजर आ रहा होगा, नहीं। सो मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूं, x के हवाले से 9.8 मैं ऑर्डर बना रहा हूं। 9.8 सबसे हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज है, वो मैंने लिख दी। उसके बाद मेरे पास अगला नंबर कौन सा है, मैंने यहां पर मैं इसको सर्कल करता जाऊंगा ताकि मुझे यह अंदाजा होता जाए कि इन नंबर्स को मैंने लिख लिया।
सो अब आप देखिए जरा नेक्स्ट 9.8 के बाद बारी है 9.2 की, यानी 9.8 और 9.2 के दरमियान कोई और नंबर नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 9.2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 9.2 के बाद बारी किसकी है? 8.1 की। तो देखिए जरा 8.1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? 8.1 से जो छोटी वैल्यू है वो 7.3 है। 7.3 सही हो गया। अब आगे चलिए, 7.3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 7.1 और फाइनली मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर जाता है? 6.8। ये वो ऑर्डर है कि जिसके तहत मैंने स्टूडेंट्स को अरेंज कर लिया जी। ठीक है, जरा गौर से देखिए, एक्स आपके पास जज एक्स था जिसने ये ग्रेड पॉइंट्स दी थी 9.8, 9.2, 8.1, 7.3, 7.1 और 6.8। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 9.8 मार्क्स दिए गए थे ग्रेड पॉइंट्स एवरेज के एतबार से बात करें, उसका रैंक 1 होगा। देखो नंबर हाईएस्ट है लेकिन उसको रैंक 1 दिया गया, क्योंकि 1 का मतलब हाईएस्ट पोजीशन। फिर उसके बाद 9.2 वाले को सेकंड रैंक मिलेगा, 8.1 वाले को थर्ड रैंक, देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक होगी बात। अब यही चीज जो है वो y के हवाले से आप यहां पर नोट करेंगे कि y में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जरा देखिए 7.8 से लेकर ऑनवर्ड्स, तो आपको ये 9.6 जो है वो नजर आ रहा है हाईएस्ट वैल्यू, तो आप यहां पे लिख दीजिए 9.6। देन आपके पास जो वैल्यू है हाईएस्ट वो क्या है? 9.4। फिर 9.4 से जो स्मॉलर वैल्यू है दैट इज 8.9। 8.9। देन बारी है जी 7.9 की। अच्छा जी, उसके बाद 7.9 के बाद 7.8 और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू रह गई है वो है 6.9। तो हमने इसको भी अरेंज कर दिया। अब इसी तरह हम इसको भी रैंक दे देंगे। फर्स्ट रैंक है 9.6 का, 9.4 सेकंड रैंक के ऊपर है, फिर ये थर्ड रैंक, उसके बाद फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक और ये सिक्स्थ रैंक। ठीक हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, ये हम बोर्ड नंबर 3 की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आपने इन रैंक्स को मेंशन करना है क्वेश्चन के अंदर और अपने सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए बोर्ड नंबर 3 की तरफ। जी, हमने रैंक्स को इससे पहले बोर्ड के ऊपर डेवलप कर लिया है। आपका काम क्या है, क्वेश्चन को लिखना कैसे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, यानी जो स्टूडेंट्स आपको बताए गए हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। आपके पास जो स्टूडेंट्स थे वो कौन से थे? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब जज एक्स ने क्या किया, जरा गौर करना है। ये एक्स आर मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, मतलब ये है कि ये वो वैल्यूज हैं जो जज एक्स ने रैंक्स की थी। अब आपने ढूंढना है, जरा याद रखिए कि ए का रैंक क्या था, वो आपको बोर्ड नंबर 2 से मिलेगा। ठीक है, बोर्ड नंबर 2 के मुताबिक ए का रैंक जज एक्स ने क्या दिया था, मुझे यहां से डायरेक्ट नजर आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको चेक कर सकते हैं, इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ए का रैंक जज एक्स ने क्या दिया था वो हम उसको जज कर चुके हुए हैं। ए का जो रैंक है वो 6.8 के हवाले से हमने जो वैल्यू देखी है वो है 6, यानी जज एक्स ने ए को 6th रैंक दिया था। ठीक है, जज एक्स ने बी को जो रैंक दिया था वो 4 है जी। इसकी वेरिफिकेशन आपको पिछले बोर्ड पर मिल जाएगी। जज एक्स ने सी को जो रैंक दिया था वो है 3, डी को जो रैंक दिया था वो था 1, ई को जो रैंक दिया था वो है 5 और एफ को जो रैंक दिया था वो 2 था। आप जरा अपनी काउंटिंग देखें, पूरी है आपकी काउंटिंग? अगर आपकी काउंटिंग पूरी है तो इसका मतलब आपने वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट कर दी है। 1, 2, 3, 4,
5 6 स्टूडेंट्स है, उसका रैंक कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जज वाई के रैंक्स को देखना है जो उसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिए। तो मैं बोर्ड की तरफ देखकर यहां पुट अप कर रहा हूं कि जज वाई ने ए को जो रैंक दिया था वो क्या था जी, 5। ठीक है, बी को जो उसने रैंक दिया वो 2 था। जज वाई ने सी को जो रैंक दिया था वो 4 था, और डी को जो उसने रैंक दिया था वो 1 था। इसी तरह ई को जो रैंक दिया गया वो 3 था, और फाइनली एफ को जो रैंक दिया उसने, और वो था 6। जरा काउंटिंग यहां पर भी पूरी कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह आपने रैंक्स की वैल्यू सही तरीके से सब्स्टिट्यूट कर ली। अब आपका काम ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था, रैंक कोरिलेशन आर आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब आपको d कैलकुलेट करना है। d मैं आपको बता चुका हूं, d इज द डिफरेंस। d क्या है, एक्स आर माइनस वाई आर, और उसके बाद फाइनली आपने d का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा रैंक्स को माइनस करें। एक्स आर ये 6 है, 6 माइनस 5 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 1 minus 1 is 0, 5 minus 3 is 2, 2 minus 6 is minus 4। इस तरह आपने d को कैलकुलेट कर लिया। फाइनली आप स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 है, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये सम आपको रिक्वायर्ड है। अगर तो ऑरली आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज कैलकुलेटर आप निकालेंगे और वहां से कैलकुलेशंस करेंगे। 16 प्लस 4 इज 20, 21, 22 और 4 26 इसका सम आ गया। और ये सम आपको कहां पुट अप करना है, फॉर्मूले के अंदर। देखिए 1 माइनस 6 टाइम्स सिग्मा डी स्क्वायर इज 26 डिवाइडेड बाय n क्या था, नंबर ऑफ पेयर्स। सो पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं। तो यहां पर लिखेंगे 6 टाइम्स 6 स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनली आपके पास क्या होगा, 1 माइनस, जरा इसको अब कैलकुलेटर की जरूरत है हमें, बेहतर है कि हम इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लें। 6 टाइम्स 26 इट इज 156 डिवाइडेड बाय n। 6 टाइम्स ये 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 1 इज 35। सो अब आप फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। 6 टाइम्स 35 और इसको डिवाइड किससे करना है आपने, 156 से, और फाइनली फिर 1 में से इसको आपने माइनस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25714। तो देखिए आंसर जो है वो पॉजिटिव है। सो आप लिख सकते हो यहां पर, हेयर पॉजिटिव कोरिलेशन exists between judgment of two judges। यानी दो जजेस ने जो जजमेंट यहां पे की थी, रैंक्स जनरेट किए थे, उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब ये है कि उन्होंने जिन जिन स्टूडेंट्स को जिस अंदाज में रैंक्स प्रोवाइड किए थे वो नेगेटिवली एसोसिएटेड नहीं थे। होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, हमने किस तरह वेरिएबल्स x और y जो आपको अवेलेबल हैं उनके रैंक्स जनरेट करने हैं,
और रैंक कोरिलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद किस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।